30 से 40 की उम्र में लड़कियों की बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? मेनोपॉज शुरू हो जाएगा। कौन सी मेजर हार्मोनल चेंजेस आती हैं? कुछ चीजें आएंगी और हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कुछ खवातीन जो है वो मदर फीड नहीं करवाती। इस चीज से उन औरतों को क्या नुकसान हो सकता है? आपकी बोन्स वीक रह जाएंगी बाद में। चेंजेस क्या आती हैं इस एज में? मैं नहीं कि खवातीन ट्यूब्स ब्लॉक कराएं। मियाँ साहब कराएं ना अपनी स्पर्म काउंट। शादी से पहले भी टेस्ट हमें करवा लेने चाहिए। फिर भी वो बेचारी असल टेस्ट नहीं करा सकी, मर्द भी है कि नहीं। कुछ लेडीज को जब ये पेन मतलब अनबियरेबल होती है, ऑपरेट करके फिर डॉक्टर साहबान वहाँ पे कई बार जाली रखते हैं या स्टिचिंग करते हैं। लो स्पर्म काउंट, ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है? डॉक्टरी में उसका इलाज नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो अपने एग्स फ्रीज करवा लेती हैं। बाद में अब पता चला कि वो मां नहीं बन सकती। एक खास एज तक हर इंसान जिस्मानी तौर पर बढ़ता रहता है, मगर उसके बाद इंसानी अज़ा और उसके इंटरनल सिस्टम वक्त के साथ साथ ढलना स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिकली अगर हम देखें तो जैसे ही हम 30 की उम्र में जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन चेंजेस को जानते ही नहीं हैं और यही चेंजेस हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी को मुश्किल या आसान बना सकती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि 30 से 40 के टाइम स्पैन के अंदर हम कैसे खुद को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बीमारियों से बचा सकते हैं और कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को समझेंगे आज हम डॉक्टर जावेद अहमद से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो 30 से 40 इयर्स की एज है, जिसमें हम चेंजेस भी बताएंगे, फिर उन चेंजेस की वजह से क्या डिजीज़ेस बन सकती हैं हमारी बॉडी में, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि 30 से 40 की उम्र में लड़कियों की बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? हम जो कुछ खाते पीते हैं और जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम सोचते हैं और प्लस जो मुआशरा हमारे साथ सलूक करता है, इस सारे का हमारे मुआशरे में जवानी अमूमन 18 से लेके 30-35 तक की समझी जाती है। फिर कहते हैं ढलती उम्र शुरू हो गई, ठीक है, और 30 to 40 हमारी ढलती उम्र समझी जाएगी, या 40 को तो ज़रूर ही समझा जाएगा। और ख़वातीन में तो मेनोपॉज शुरू हो जाएगा 45 या 50 तक आते आते हो जाएगा। कहते हैं मर्द बूढ़ा नहीं होता, ये भी बातें ही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 30-40 है ना, फाइनल क्रक्स, इंसान ने जो मेहनत करनी थी पहले इस दुनिया के हिसाब से भी, उसने एजुकेशन लेनी थी, फिर उसने करियर स्टार्ट किया, शादी कर ली, वो भी स्टार्ट हो गया काम, दोनों बेबी आ गए, फैमिली स्टार्ट हो गई। अब वो अपना घर बनाने के चक्कर में है, या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में है, या इस्टेब्लिश हो गया तो सस्टेन करने के चक्कर में है। तो 30 और 40 तक उसका जो भी खाया पिया और सोचा और जो कुछ उसने लाइफ गुजारी, उसके इम्पैक्ट अब उसकी बॉडी पे भी आना शुरू हो गए होते हैं। स्ट्रेस, अगर मिलावट के ज़रिए, मिलावट ज़्यादा खुराक या अनहेल्दी अनहाइजेनिक जो कि बिल्कुल बैलेंस डाइट उसने मुसलसल नहीं खाई है, तो या बहुत मोटा हो जाएगा। हमारे मुल्क में ओबेसिटी या मोटापा जो है इसको सेहत समझा जाता है, हालांकि ये खुद बीमारी है और बहुत सी बीमारियों की जड़ है। तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको अमूमन नज़र आएंगे कि जी शुगर होनी शुरू हो गई है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मोटापे के साथ और बैलेंस डाइट ना होने की वजह से, और उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, ना एक्सरसाइज की ना वॉक की कोई उसको आदत नहीं है, और स्ट्रेसफुल लाइफ उसने गुजार दी है। प्लस जो उसने खाया पिया है वो पाक तो उसने क्या करना था, साफ़ भी नहीं खाया, कुछ उसको भी नहीं पता, वो यूरिया का दूध पी रहा है या वो खाने जो भी खा रहा है वो भी मुर्दा मुर्गी है या क्या है। हमारे माशरे में सब कुछ चलता है। फैटी लिवर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा 30 पे, और मेन उसकी रीज़न्स में एक रीज़न जो है, हम जो ऑयल्स यूज़ करते हैं इसमें लिखा होता है विटामिन ए और डी शामिल है। आप पूरे पाकिस्तान का करवा लें, मुश्किल से शायद 10% लोग होंगे जिनका विटामिन डी पूरा होगा। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आगे जितनी अब साइंस आ रही है उसमें सारी डिजीज़ेस, आलमोस्ट मेजॉरिटी डिजीज़ेस में उसका बड़ा मेन रोल आ रहा है, और बहुत से हार्मोन्स में वो चाहिए भी है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ेस में आप डॉक्टर्स आप देखेंगे सप्लीमेंट्स में स्पेसिफिकली विटामिन डी और कैल्शियम दे रहे होते हैं। अब फैटी लिवर अगर हो गया, लिवर आपकी वो मेन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जिसने आप जो कुछ खाते पीते हैं उसको आप फाइनल ब्लड में उसकी क्या कंपोजिशन रखनी है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, कितनी प्रोटीन बनानी है, कितनी फ़ैट बनानी है, कितने कार्ब्स बनने हैं, वो सारा ये लिवर के ज़ुम्मे था। लिवर खुद ही फॉगी हो गया है। आपकी नई गाड़ी है चाहे, उसकी स्क्रीन का डिफॉगर ख़राब हो गया और फॉग है बहुत ज़्यादा। आप मोटरवे पे उस गाड़ी को चला के देख लें, आप उसकी सारी नई गाड़ी, नई मर्सिडीज़ है,
लेकिन उसका डीप अगर ख़राब है, स्क्रीन के ऊपर फॉग आ गई है, इसी तरह लिवर के ऊपर अगर फैट आ गई है हर तरह से, लिवर अंधा हो गया। अब लिवर को कुछ समझ नहीं आ रही, वो इंसुलिन तक नहीं यूज़ कर पा रहा, हालांकि बॉडी में बहुत इंसुलिन है, तो ये बंदा उल्टा मोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल और भी फैक्टर्स आ जाएंगे, इसमें थॉट प्रोसेस का बड़ा रोल आएगा। प्लस तो जो स्ट्रेस अगर ले रहा है, वीक पर्सनैलिटी है या वैसे ही एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेता है, तो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट 30 to 40 के दरमियान आना शुरू हो जाएगा। और हमारे मुल्क में चूँकि जस्टिस भी नहीं है, सोशल जस्टिस भी नहीं है, खुद अपना पर्सनल जस्टिस भी नहीं, हम अपने आप से भी इंसाफ नहीं करते, अपने आप से भी कोई प्यार नहीं करते, ये सारी चीज़ों के असरात आने शुरू हो जाएंगे। प्लस माइंड में ये भी है कि अब ढलती उम्र है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। हालांकि WHO क्राइटेरिया के मुताबिक आज आपको मैं बता दूं कि 60 तक हम उसको यंग मैन और यंग लेडी बोलते हैं। नाइस। 60 to 80 इज मिडिल एज। ठीक है, और 80 को वो ओल्ड एज डॉक्टर कहना शुरू करता है WHO क्राइटेरिया पे अगर चलेंगे। हम तो 30 के बाद ही लेबल लगा देते हैं तो बस तो बुढ़ा हो गया उम्र है, और हमारा 50, अब तो 50 कहना शुरू हो गया, नहीं तो 60 तो ओल्ड एज है। ओल्ड एज है, एग्जैक्टली। गोरा 60 to 80 में जो है ना मिडल एज कह रहा है। हमारी मिडल एज जो आप कह रही हैं आज टॉपिक 30 to 40 है। एग्जैक्टली। हम इसको ऐसे समझते हैं। 60 वाले को तो हम कहते हैं सठिया गया है, 72 वाले को हम कहते हैं सतरिया बतरिया गया है। बिल्कुल ऐसे है। तो 60 के बाद तो हम बस समझते हैं कि बस अब ये जितना जी ले बोनस है। तो उसने जो थॉट प्रोसेस अब था, मेन चीज़ ये है कि इस मशीन ने या इस कंप्यूटर ने हार्डवेयर के साथ जो उसने सलूक करना है, उसमें सॉफ्टवेयर का बड़ा रोल है। तो मेन इम्पैक्ट जो इस एज पे 30 और 40 के दरमियान है, इसमें आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस उतनी नहीं आनी है। वो फिजिकली बॉडी तैयार हो गई हुई है, स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया हुआ है। अब परफॉर्मेंस के बाद इसके ऊपर ओवर द ईयर्स का जो इम्पैक्ट आता है, और हमारे मुल्कों में एजिंग भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो बहुत तेज़ी से है। ठीक है, और मुआशरे में जब ये सारा कुछ होगा, आपके घर में भी जस्टिस नहीं है, आप अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, और बाहर भी जस्टिस नहीं आपको मिल रहा। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें या आप ओवर ईटिंग करेंगे या आप अंडर ईटिंग करेंगे। और बॉडी को तो चलने के लिए चीज़ें चाहिए, और बॉडी को आप रिलैक्स भी नहीं कर रहे, ना आपकी नींद पूरी है, ना आपकी कोई आधा घंटा भी या घंटा भी ऐसा नहीं है जिसमें आप मेंटली रिलैक्स होकर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी बॉडी के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए भी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी है। वो भी टाइम नहीं दे रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सैर नहीं। आपका अल्लाह से चाहे वही राब्ता हो, 15 मिनट सैर करते ही सुबह सुबह आप नज़ारे देख रहे हैं या सुबह की हवा फील कर रहे हैं, वो भी नहीं है। तो रिलैक्स होने का टाइम भी नहीं है, नींद भी नहीं है। अब ये डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है उसमें, और सोशल जो भी उसमें रोल्स हैं, और आपका अपना भी जो रोल है, ये सारा मिल मिला के आपको ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि ये बॉडी पहले उसको रोक रही थी, यहाँ से हम डॉक्टर्स कहेंगे ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ये ज़रूरी ब्लड प्रेशर है। हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। सिर्फ 10% मरीज़ हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की कोई रीज़न होती है, कोई उनका और प्रॉब्लम है, किसी और डिज़ीज़ की वजह से, किसी दवाई की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई है। 90% में हमें कोई पता ही नहीं है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई क्यों, लेकिन बहरहाल हाई है, और ये हमें पता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, उसकी आँखों के लिए, उसके दिमाग के लिए, उसकी दिल की शरियानों के लिए, उसके गुर्दों के लिए ये अच्छा नहीं है। और ये चंद साल अगर कंट्रोल ना रहा, ऊपर से हमारी जहालत है, दवाई भी नहीं खानी, उसे कंट्रोल भी नहीं करना, वो जी दवाई लग जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, दवाई नहीं लग गई है, तुम्हें बीमारी लग गई है, उसका इलाज नहीं है। उसके लिए ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी बैसाखी है कि बहरहाल फ़िलहाल इसको लेते रहो ताकि ये ज़्यादा हाई ना हो, तो तुम्हारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये जवाब ना दे जाएँ, गुर्दे ना फेल हो जाएं, फालज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, नज़र ना चली जाए। तुम इनको बचाने के लिए उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे। ये वो स्प्रिंग जो जोर में आ गया, तो ये जो बीपी अगर आपको लग जाता है, बीपी का इशू हो जाता है, मेरे भाई को भी हो गया था, 30 क्रॉस करते ही उसका बीपी इतना हाई रहता है कि उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसका जो 120/80 होना चाहिए, तो उसको ये भी नहीं पता होता 180 पे जा रहा होता है। तो हम उसको देख के कह रहे होते हैं कि तुम्हारा फेस इतना स्ट्रेच क्यों लग रहा है, तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों लग रही है, तुम ठीक नहीं हो, तुम उसके यहाँ दर्द होती होगी, उसे पूछें कितने दिन हो गए उसे स्माइल किए हुए, वो ऐसे रहता है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे उसके फेस से गुस्सा नजर आता है। वो फाइट कर रहा है अपनी तरफ से इस मुआशरे में, ठीक है, बीवी से या ससुराल वालों से या दफ्तर वालों से या कुलीग से या घर वालों से, ठीक है, अम्मी अब्बा ही उसकी ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर रहे हैं, जब वो नहीं करना चाह रहा, वो कहीं और करना चाह रहा है, वो कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, अम्मी अब्बा कह रहे हैं नहीं सरकारी नौकरी लग गई तू ऐ कर, कुछ भी है उसमें, अगर वो साथ ये रोल रखेगा
कि मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ईमानदारी से काम करना है, बाकी नताइज मेरे अल्लाह ने करने हैं। यहाँ मैं अपनी कौम को, ये जो 30 और 40 वाले हैं ना, ये लाइफ में ये चीज़ सीख लें, मौला अली से सीख लें। वो कहते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से, 30 साल की उम्र तक कई इरादे टूट गए होते हैं, ठीक है, अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना। और कैसे? ये 2 जो स्टेप्स हैं उनके, अगर ये आप बना लें तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, 30 और 40 में आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आपको अर्ली अचीवमेंट्स मिल रही होती हैं, या आपको लग रहा होता है कि मैं सही जा रहा हूँ, मेरी प्लानिंग सही जा रही है, मेरी कामयाबी है, या मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने बाइक ले लिया, मैंने अब घर ले लिया, मैंने प्लॉट ले लिया, ये सारी चीज़ें हो रही हो, या चलो शादी हो गई है, या औलाद हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं शादी ही नहीं हुई भी, वो इस चक्कर में अब डिप्रेस्ड हैं, स्पिनस्टर लव्स भी, और मुआशरा फिर उन्हें लड़की है या लड़का है उनको भी एक मजाक बना लेता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, या हुई थी तो खुदा न खास्ता ब्रेकअप हो गया, या औलाद नहीं हो रही, या हुई है तो वही बेटियां हो गई हैं, बेटा नहीं हो रहा, ये नहीं इन्हें समझ आ रही। ये सब नाशुक्री हैं, और ये सभी हमारी बॉडी में बीमारियां डिफरेंट पैदा इससे आपके बॉडी के अंदर जब आप स्ट्रेस लेंगे, आपके सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस खराब होंगे। आपको अपनी सोच का ही ध्यान नहीं है, ना खाने पीने का ध्यान है, नींद नहीं आएगी, हर चीज़ खराब होगी, रिलैक्स भी नहीं अब आप कर रहे, रेस्ट भी नहीं मिल रहा, ठीक है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म भी सारा का सारा ख़राब हो गया, ठीक है, या आप डिप्रेशन में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, आप फूलना शुरू हो गए, अब और हिलने जुलने से आप इनकारी हो गए। प्लस मुआशरा इतना ज़ालिम है कि वो आपको मिलावटज़दा चीज़ें दे रहा है, वो खालिस डाइट भी नहीं दे रहा। आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ रिलैक्स करने का चांस नहीं है, ठीक है, लोग एक दूसरे को बुली कर रहे हैं। आप इंसान आपस में इस वेटिंग रूम में, जो थोड़ी देर दुनिया एक वेटिंग रूम की तरह है, इसमें अगर थोड़ी देर आए हैं तो ये जो टेम्परेरी आपका जो भी स्टेटस है, आप उसको भी इंजॉय करने को और एक दूसरे को एडजस्ट करने की बजाय आप इतने जालिम हो जाते हैं कि आप ये तक नहीं देखते कि आपकी वजह से दूसरा इंसान बीमार हो गया। एक इंसान अगर बहुत हैप्पी लाइफ भी गुजारता है, मतलब वो सब्र भी कर रहा है, वो शुक्र भी कर रहा है, और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास जो है वो उसमें सेटिस्फाइड भी है, तो उसकी बॉडी में भी क्या चेंजेस इसी वेरिएशन से होते हैं? उसमें इस लेवल पे ये बीमारियां बहुत कम होंगी, लेकिन आ सकती हैं। वो अगर आएंगी, वो अब उसके ऊपर आजमाइश आ रही है, ठीक है, वो अचानक अब आउट ऑफ ब्लू भी आ सकती हैं, एक्सीडेंट हो गया कोई। इस एज पैटर्न में 30 से 40 में टेस्ट बड्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं। आपने जो आदतें बना ली हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो आपने लाइफस्टाइल, अब आपने इस मशीन से जो 30 साल सलूक किया है, उसके बाद आपके अगर सिगरेट पीते तो निकोटीन भी, टार भी आपके दांतों पे भी आना शुरू हो गई, आपके टेस्ट बड्स पे भी इफेक्ट आ गए। अब नहीं भी सिगरेट पीते, आपने जो भी डाइट ली उसका भी इम्पेक्ट आएगा, प्लस इस्तेमाल भी करिए ना। अब आपने चीज़ नई तो नहीं है ना अभी, ये ठीक है, कुछ पुरानी तो हो गई है बहरहाल, वो भी आएगा, लेकिन आदत असल चीज़ है। आप बिरयानी का ही शौक है, कोक का ही शौक है, चाय का ही शौक है, अब वो ही ओवरडू करी जा रहे हैं। देखें, हलाल में भी नुकसान है, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह कह रहा है मैंने आपके लिए जो हलाल किया है वो खाएं, लेकिन बसियार खोरी मुझे पसंद नहीं है। अब अल्लाह करीम खुद ही कह रहे हैं किसी चीज़ को ओवरडू करना, चाहे इबादत ही है, इबादत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रहे हैं, अपनी जान पे जुल्म मत करें, ठीक है। इसी तरह ये खाना पीना, आपकी लाइफस्टाइल, कोई भी चीज़ आप अल्लाह की हदों से आगे जाते हैं या अपने ऊपर ज़्यादा तैयार करते हैं तो आपकी टेस्ट बड्स भी, चाहे वो खाने पीने की टेस्ट बड्स हैं, आपने कुछ चीज़ें डेवलप की और कुछ डेवलप ही नहीं की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ की हैं आपने, उनकी एजिंग हो गई, दूसरी आपने यूज़ ही नहीं की, उसे हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी, तो वो डेवलप ही नहीं हुई, ठीक है। फिर साफ़ और पाक, इसमें भी फ़र्क है। आपने पाक छोड़ें, आपने साफ़ की भी परवाह नहीं की, आप मुर्दा मुर्गी भी खा गए, फिर उस पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी, अल्लाह को याद भी नहीं किया, उसका शुक्र भी नहीं किया, और अगर आपने हक हलाल के 4 पैसे कमा ही लिए, उसको पाक ही नहीं किया, उसमें से ज़कात या किसी और दूसरे को तोहफ़ा ही नहीं दिया। आप किसी को खिला के कभी खाइएगा, आपके टेस्ट बड्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। इसमें मुझे ये बताएं कि क्या 30 तक हमारा जो ब्रेन है वो भी फुली डेवलप हो चुका होता है और इसके बाद बस ढलना स्टार्ट हो जाता है? ब्रेन का स्ट्रक्चर टोटल डेवलप हो गया होता है, ठीक है। एजिंग कुछ लोगों में जल्दी हो जाती है, उसे एट्रोफी ही हम बोलते हैं, सेरेब्रल एट्रोफी उसे बोलते हैं। ब्रेन श्रिंक करना शुरू कर देता है, पहले तो बड़ा होता है ना छोटे बच्चे की तरह, फिर आपका मैदा और आपका दिमाग ये श्रिंक भी करना शुरू हो जाते हैं, बट नॉट एट 30, यूजुअली 50 के बाद। अच्छा, ठीक है। जॉइंट्स आपके, स्पेशली नी जॉइंट, ठीक है। फिर हमें बैठना ही नहीं आता, ठीक है। हम लोग कुर्सी में, सोफे में यूं बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, ऐसे ही कंधे भी देख लें मेरे, और ये कमर, ये आपकी यूं होती है। आप पीछे होके पूरे कुर्सी पे बैठे,
ये जगह आपकी स्ट्रेट हो और ये आपकी जो हिप्स है ना नीचे से, इस पे आपने बैठना है। जब आप यूं बैठे हुए हैं ना तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट आपकी ये कमर के दरमियान में आ गया और आप उसी में बैठे हुए हैं और सारा वजन आपका उसके ऊपर है। हालांकि ये जो आपके हिप्स थे ये वेट उठाने के लिए हैं, ये एड़ियों की तरह फुल आपके पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब आपने कई साल जब ऐसे बैठना है, पोस्चर आपने नहीं किसी को सिखाना, अपने बच्चे को भी नहीं सिखाना, खुद भी वैसे ही बैठे हैं, सोफ़ों में बैठे हुए हैं, ठीक है, या रिक्शा और वेस्पा की जो सीट होती है बड़ी खतरनाक होती है, उसमें भी कमर में झटका आता है। बिल्कुल ठीक ऐसा, है, बिल्कुल कोई ऐसा। भी कुर्सी जिसमें आपके घुटने ऊंचे हैं, आपकी नीज ऊपर हैं और ये नीचे चले गए हैं, तो उसमें ज़रा सा झटका लगेगा तो वो कमर के नीचे आएगी, डिस्क स्लिप हो जाएगी या स्लिप बैठ जाए, वो डिस्क बैठ जाएगी। उसकी बजाय जब आप बैठें तो कम से कम आपके हिप और नी या तो एक प्लेन पे हो या नीज थोड़े से नीचे हो, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, और आपका स्ट्रेचर सीधा हो ऊपर से, आप अलर्ट हालत में हो, आप पेंट कोट टाई जो है ना उस हालत में हर वक्त रहें। ठीक है, थोड़ा अपना पोस्चर आपका ठीक हो, या मॉडल्स को जैसे सिखाया जाता है कि आप दीवार के साथ लग के खड़े हो, एड़ियाँ पीछे लगाएं और अपने शोल्डर्स अब दीवार के साथ लगाएं। अब ये आपका सीधा पोस्चर है, पीछे एड़ियाँ लगी हुई हों और आपके शोल्डर्स दीवार के साथ लग जाएं। ठीक है, यूं ये कंधे गिरे हुए, वैसे भी बॉडी लैंग्वेज में आप हारे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो आप रेडी हालत में जब यूं हैं, ठीक है, तो कई कुत्ते आपको वैसे ही नहीं पड़ेंगे डर के ही कि ये अलर्ट पे है। ठीक है, हम्बलनेस ये नहीं है कि आप फटे हुए कपड़े पहन लें, यूं जो क्या करे जी बड़े आजज ने, नहीं ये आजज नहीं, ये भी न शुक्र है, इन्हों रब ने जो दिता है इन्हों भी जब दिया हुआ तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। दीवार के साथ जब आप लगें तो अब एक कदम आगे आए और इस पोस्चर में आप रहें। ठीक है, ना बहुत अकड़े हुए और ना ही बहुत झुके हुए, तो आप इस पोस्चर में रहें और इसी में अब आप चलें बिल्ली की तरह, एक एड़ी के आगे दूसरी एड़ी है, तो ये कैटवॉक भी हो गई। जो मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एज तक अक्सर ख़वातीन जो है वो माँ भी बन चुकी होती हैं, तो इसके बाद कौन सी मेजर हार्मोनल चेंजेस आती हैं इस एज में 30 से 40, और वो किस तरह उस चीज़ को ओवरकम कर सकती हैं अगर कुछ इम्बैलेंस आ जाए तो? देखिए, आपने देखा होगा कि कई ख़वातीन जिस वक्त प्रेगनेंसीज उनकी एक दो हो जाती हैं, उनके चेहरों पे छाइयाँ ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है, निशान। इसी तरह उनके अगर तो वो प्रेगनेंसीज कर रही हैं नॉर्मली और उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही, प्लस बेबी को फीड भी अपने टाइम पे करा रही हैं, जैसे अल्लाह ने कह दिया 2 साल करा दो सारा कुछ, ये पत्ती दुबली भी होंगी। ठीक है, इनकी स्किन फ्रेश होगी, ये नॉर्मल नेचुरल हार्मोन सारे के सारे उस बॉडी को दोबारा से फिर रीजनरेट भी करते हैं बहुत सी चीज़ों को। लेकिन मैंने फिर कहा कि इल बैलेंस्ड डाइट कह लें आप, प्लस लाइफस्टाइल, प्लस थॉट प्रोसेस, इस सारे में आपकी सोच का बड़ा रोल है। ठीक है, आपने बच्चे भी कर लिए, शादी भी हो गई, लेकिन ये जैसे ये बची है अब, तो आप डिप्रेशन में भी हैं या स्ट्रेस में हैं, या आपको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कोई नहीं है कि मैंने कुछ किया है, या आपके ख्याल में आपके साथ बड़ी तकलीफ़ें दुख हैं, आपके साथ ज़्यादा ही जुल्म हो रहे हैं, आपके हार्मोन लेवल्स ज़रा डिफरेंट होंगे। ठीक है, और अगर आप बड़े कंटेंट हैं, आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आप शुक्र में हैं, आप अल्लाह के साथ यानी कि अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है, सारा कुछ है, तो आपके हार्मोन डिफरेंट होंगे। स्ट्रेस में जितने ज़्यादा आप रहेंगे उतना ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हार्मोन्स ख़वातीन के नॉर्मल भी अगर वो लाइफ गुजार रही हैं और बैलेंस ही हैं दरमियान में, तो उनके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बार बार चूँकि चेंज हो रहे हैं प्रेगनेंसीज़ की वजह से, एज वाइज भी, और सारा स्किन में भी चेंजेस आ रहे हैं, कलर भी थोड़ा ज़्यादा टैन हो जाएगा। ठीक है, स्किन पे एजिंग ज़्यादा आ जाएगी अगर वो स्ट्रेस में ज़्यादा है। ठीक है, और प्लस ये सारे हार्मोन्स के बार बार ऊपर नीचे होने से और यूज़ और बीच में इंटरवेंशंस डॉक्टर्स की भी हैं ना, उसकी प्रेगनेंसी में किसी में प्रॉब्लम आ गई, किसी में कोई दवाइयाँ, मल्टीफैक्टोरियल है, तो वो कुछ चीज़ें आएंगी और हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसे आप किसी फलदार दरख्त को देख लें कि वो बाग जब शुरू में जो नया बाग होता है और शुरू में जो वो दरख्त फल देता है वो ठीक ठाक देता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आम का बाग है तो वो 5 या 10 साल के बाद वो दरख्त जो है उसके ऊपर फल भी कम लगेंगे। ठीक है, उसके ऊपर उसकी प्रोडक्शन भी कम होती जाएगी। ठीक, उसके फल में कीड़ा भी लगना, उसमें बीमारियां भी आनी शुरू हो गई और ख़ुद दरख्त भी वो ख़राब होना शुरू हो गया। सेम इंसान के लिए है। और ख़वातीन की चूँकि ओवरीज़ ने काम करना होता है, उसमें फॉलिकल्स हैं, हार्मोन्स के अंडर हैं, इस सारे का मैं फिर कहूँगा कि ये सारे हार्मोन्स आपके सोच से रिलेटेड होते हैं।
अच्छा, कुछ खवातीन जो है वो मदर फीड नहीं करवाती, और इस चीज़ से उन औरतों को क्या नुकसान हो सकता है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक आप छेड़ रही हैं। वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ खवातीन नहीं कराती कि जी मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, ब्रेस्ट सैग कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पूरा उसके जिस्म में नेचर ने एक सिस्टम रखा है। नेचुरली प्रोडक्शन है ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से। 9 मंथ्स अल्लाह ने उसको पहले तैयार किया है उस प्रेगनेंसी के लिए। और औरत ये बहुत बड़ी ड्यूटी देती है, सर पे कफन बांध के देती है, ठीक है। एक किस्म का वो शहीद होता है, गवाही दे रहा होता है रब की, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके बाद जब वो बेबी पैदा होता है तो उसके ऑक्सीटोसिन लेवल्स ऊपर आना शुरू हुए, उसके बाकी हार्मोन्स बैलेंस करके अब उसको फीड आना शुरू होती है जब बेबी सकल करता है। आप यूरोप जाएंगी ना, वो ज़रा ज़्यादा मॉडर्न भी हैं लेकिन वो बहुत नेचर पे रहते हैं। वो एक तो मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। पिछले दिनों WHO ने पाकिस्तान को लेटर लिख दिया कि आपकी कोई बीमारी है, आपका जो सिजेरियन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है बड़े शहरों में, तो कोई बीमारी शायद फैल रही है औरतों में दूसरी बीमारी फैल रही थी। दाइयाँ जो थी ना, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट कम है, ज़्यादातर दाइयाँ ही हैं, ठीक है। तो वो पैसे खर्च करने, कौन नॉर्मल डिलीवरी पे 8 घंटे उसके सर पे बैठा रहे, उसे कहते रहे बीबी जोर ला भाई, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। आधे घंटे में ऑपरेशन किया, नहीं जी नहीं ऑपरेशन करना, बच्चे को खतरा है, माँ को खतरा है, फलां को खतरा है, 2.5-3 लाख लिया, तुसी भी खुश थे, असी भी खुश। अगला बकरा पकड़ा, उसको छीला, उसको काटा, और ये वो 3 ऑपरेशन के बाद कहा जी अब आपका यूट्रस फट सकता है और प्रेगनेंसी ना करना, ट्यूब्स बंद कर देते हैं। आपने अल्लाह का जवाब देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अगर उसको कर देते हैं ना सिजेरियन, तो ये नेचुरल डिलीवरी नहीं है। अल्लाह ने जो डिलीवरी में भी दर्द रखी है और इतना लंबा प्रोसेस रखा ना, उसमें ये फीडिंग का भी पूरा सिस्टम तैयार होना होता है। जब आप उसका सिजेरियन कर लेते हैं, ये अननेचुरल वे है, यूजुअली खवातीन की लैक्टेशन शुरू नहीं होती कई दिन तक। और ऊपर से अगर वो बेचारी हिम्मत हार जाए, स्पेशली पहला बेबी, बच्चियों को नहीं पता होता, वो कहती जी आता ही नहीं है, आता ही नहीं, आता नहीं है। अच्छी डॉक्टर्स उन्हें गाइड करती हैं कि नहीं, बेबी को आप सकल करने दें, आएगा, ये अल्लाह का निज़ाम है। वो बच्चा जब सकल करता है तो माँ के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी फीड आना शुरू होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब आप जब भी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, चाहे आप अपने उसमें फ़ायदे लेना चाह रहे हैं, नुकसान से बचने के लिए किसी के, या फलां चीज़ नहीं करना चाह रहे, उसकी कॉस्ट तो होगी, ठीक है। आपकी बोन्स वीक रह जाएंगी बाद में, आपकी अपनी बोन्स भी। हालांकि आप ये सारी फीड जो करा रही हैं, आपकी बोन्स का उसमें बड़ा रोल है, वो सारे हार्मोन्स, ब्लड बनाना, सारा कुछ। माँ जन्नत एवं नहीं पैरों में आती, लेकिन अगर आप उसको, ये माँ से ज़्यादा बच्चे से बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब बाहर सारा यूरोप, WHO इस जगह पे आ गई है कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट फीड फॉर द बेबी। अब कहीं पर भी डब्बा मिल्क को इनकरेज नहीं किया जाता, मजबूरी में दिया जाता है, जहाँ माँ का आ ही नहीं रहा किसी वजह से, ठीक है, या बच्चा इतना वीक है वो उसको सकल नहीं कर पा रहा, या कोई भी ऐसी रीज़न है, तो फिर वो उस पर जाएंगे नहीं, तो वो जिद करते रहते हैं कि नहीं आप करवाएं, आप करवाएं, आप करवाएं, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो कहते हैं अक्सर खवातीन के, नहीं भाई बच्चे को सूट नहीं कर रहा। नहीं, वो अगर बच्चे को सूट नहीं करेगा ना, तो वो डॉक्टर देख लेगा कि बच्चे को सूट नहीं कर रहा, करेगा। ये कैसे हो सकता है कि नेचर ने एक चीज़ भेज दी है, उसके पीछे उसका जो है फीड नहीं भेजी, ठीक है। समटाइम्स एक ब्रेस्ट से कोई ऐसी टेस्ट में कोई मसला होता है कि बच्चा उस साइड को लाइक नहीं करता, तो दूसरी साइड से माएँ करवा लेती है, ठीक है। अभी एक माँ को मैं जानता हूँ कि उसके ट्विंस पैदा हुए हैं, उनमें से एक बेबी फीड लेता है, दूसरा नहीं माँ की फीड लेता। कोशिश की गई, पूरी की गई, नहीं वो लेता, तो वो रोना शुरू कर देता है, नहीं लेता, छोड़ देता। उसे डब्बे मिल्क पे लगाया है, वो लेना शुरू हो गया। अब वो भाई साहब का कोई अपना ऐलान है, या उनके अंदर बहरहाल चूँकि 2 बेबी हैं, शायद कोई मसला रह गया है, उसने एक साहब ज़्यादा ले गए हैं और दूसरे के पास कोई कम टेस्ट है, या क्या मसला है, लेकिन हो जाते हैं ऐसे केसेस। लेकिन डिलिबरेटली आपको दूध आ रहा है, आप टेबलेट्स लेके उसको रोक रही हैं, ठीक है, और आप बच्चे को जो है वो कर रही हैं, डब्बे पे ला रही हैं, खुद माँ को फ़ौरन दूध आना शुरू होता है, बच्चा रोना शुरू हो जाए। जब ये हो जाए ना, तो ये सिस्टम है, ठीक है। बच्चे का रोना इस सुन के माँ को दूध आना शुरू हो जाता है, उसे पता कहती नहीं इसको भूख लगी हुई है, हालांकि और 3 बार वो रोएगा तो नहीं आएगी उसको। ये भी सिस्टम है, ठीक है। जब इतना डेलिकेट सिस्टम है कि वो माँ को पता चल जाता है कि नहीं अब इसे भूख लगी हुई है, एक तो उसको पता था इसका टाइम इतना हो गया है, इसने पेट खाली कर लिया, अब इसे फिर भूख लग गई है या कुछ ये वो। लेकिन कम अज़ कम अल्लाह ने जब कह दिया ना कि पहले 2 साल, इसमें कोई हिकमत है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। नहीं तो ये जो इतने ज़्यादा कैंसर्स आ रहे हैं, अभी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन शायद पता चले कि हमने नेचुरल प्रोसेस को जहाँ जहाँ रोका, ब्रेस्ट कैंसर का रेट भी ज़्यादा है, और यूट्रस कैंसर्स,
ये ज़्यादा आए, ओवेरियन कैंसर्स ये ज़्यादा हुए, ठीक है। मल्टी पार्टनर ख़वातीन में वेजाइनल कैंसर, सर्विक्स कैंसर बहुत ज़्यादा हैं, क्यों है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचने की। 30 से 40 में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बढ़ जाती है, ज़्यादा होती हैं नेचुरली, उसमें ज़्यादा आ जाता है उसके, लेकिन अभी तक हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, या हम करते नहीं हैं, या डॉक्टर्स नहीं भी बताना चाहते, या नहीं करना चाहते, कुछ सोशल टैबूज भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा हो रहा है और रेट बढ़ रहा है। तो वेजाइनल कैंसर की आपने बात की, तो वेजाइनल चेंजेस क्या आती हैं इस एज में 30 से 40 में? देखें, वो चेंजेस नॉर्मल तो एक तो एजिंग का है ही है, लेकिन फिर आ जाएगा कि उसके हार्मोन्स का क्या बैलेंस है, उसका यूज़ और मिसयूज़ क्या है, ठीक है। एक सादी सी बात है, एक खातून को डाइवोर्स पे कहा जाता है कि वो 90 डेज तक आगे शादी ना करे, इद्दत, ठीक है, और उसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर वो 4 महीने 10 दिन 130 डेज नहीं करेगी। ये 40 दिन अल्लाह ने क्यों ऐड कर दिए हैं? मकसद तो वही होना चाहिए ना कि ठीक है वो शादी ना करे, 90 दिन ना करे। बिल्कुल। ये जो पहले 40 ग्रीफ के दिन हैं, इन्हें माइनस कर दिया गया, ठीक है। 40 दिन ही सोगा आपको अलाउड है, ठीक। 3 दिन तक आप रो भी सकते हैं, उसके बाद अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी चीज़ है और ये क्या ड्रामे कर रहा है, ठीक है। इतना सगा था तो कहता अल्लाह को, या अल्लाह इसको छोड़ दे, मुझे ले जा। ये तो कोई भी नहीं कहता, बड़े कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो 40 डेज अल्लाह ने वो ऐड करके फिर 90 डेज है। तो उसके थॉट प्रोसेस में जो भी चेंजेस आ रही हैं, ग्रीफ में और है, और जब वो नॉर्मलाइज कर गई है तो फिर और है, ठीक है। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि नहीं जी सम टाइम स्पर्म जो है जी वो इतने दिन अंदर रह सकता है, ठीक है। वैसे स्पर्म की हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, उसके पास स्टोर फ्रुक्टोज ही बहुत थोड़ी होती है, लेकिन अल्लाह की कोई हिकमत है ना, ठीक है। अब वो चीज़ें हम नहीं कर रहे और हम आर्टिफिशियल मेथड्स कर रहे हैं, हार्मोन्स अपने रोक रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं अनड्यू, ठीक है। जैसे मैं ख़वातीन को नहीं कहूँगा कि वो किसी किस्म की टैबलेट्स यूज़ करें। जितनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके साथ जितने कार्सिनोजेनिक भी ये हैं, ये आज नहीं माना जा रहा हैं, हिंट्स हैं, ठीक है। प्लस उसमें हार्मोनल जितनी की आपने अननेचुरली किया, उसके यूट्रस में बहुत मसलाइल, उसके वजाइना में, सर्विक्स में सारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ओवरीज को आपने छेड़ दिया है। आप अपनी नई गाड़ी में किया करें हाँ तजर्बे, ज़रा जो महंगी गाड़ियाँ आप लेते हैं ना, उनका फ़िल्टर जो है वो ज़रा घटिया डाल लिया करें, कभी बगैर फ़िल्टर के चला लिया करें, कभी ऑयल ना ही डाला करें, ऑयल के बगैर पेट्रोल डाल गया ना, ऑयल क्यों चेंज कराना है, ठीक है। रेडिएटर में पानी ना डाला करें पूरा, ठीक है। फ़ैन की तार काट दें, ठीक है। टायरों में ज़रा हवा कम रखा करें, बहुत ही कम रखा करें, फिर आप चलाएं ना गाड़ी, ठीक है। और फिर टायर की ज़रा उम्र देख लें। और जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो अपनी गाड़ी को धोने के अलावा पॉलिश मारने के उसके टायर भी धो रहे होते हैं। उसके टायरों के अंदर से भी कंकर भी जो निकाल रहे होते। मेरा ड्राइवर होता था, बहुत उससे प्यार था अपनी गाड़ियों से। वो कहता सर जी तुहाडा ते ना ही है, गड्डी तो मेरी है, 15 घंटे तो मैं चलाना, ये तो मेरे पास होती है, तो तुहाडा तो ख्याल ही है, तुहाडे कार खड़ी होंदी है, तुहानू तुहाडी कापी तो तुहाडा नाम लिखा है, लाइसेंस तुसी भरोगे, ठीक है, बाकी गड्डी तो मेरी है। तो वो बहुत प्यार करता था, ठीक। मैंने उस गाड़ी की एजिंग भी देखी है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी जो थी उसकी भी देखी है, और अपने आप को भी मैं देखता हूँ। तो जितना कि मैं अपना ख्याल करता हूँ, अगर मुझे अपना ही ख्याल नहीं है या मैं अपने ऊपर ही जुल्म करना शुरू हो गया, मैंने ट्यूब्स ब्लॉक करी ख़वातीन के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कि ख़वातीन ट्यूब्स ब्लॉक कराएं। मियाँ साहब कराएं ना अपनी स्पर्म कॉर्ड, और मियाँ साहब को तो साथ ही मौत करवाते, ठीक है, फिर कॉन्डम यूज़ करें। लेकिन ये गोलियाँ या बैरियर मेथड्स, इवन कॉपर टीज, इन सब की हैवी प्राइसेस हैं। लेटर ऑन काकी को सफ़र करना पड़ता है, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, घुटने गोडे लेके बैठी होती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इस एज में भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत जल्दी, 40 के बाद, लेकिन कुछ लोगों में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस तो किसी वक्त भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ठीक है, वो एज रिलेटेड है, लेकिन वो आपके ऑस्टियोपोरोसिस तो आपका कैल्शियम, विटामिन डी और मुख्तलिफ इम्बैलेंसेस, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन, उनके इम्बैलेंसेस हो सकते हैं डिजीज़ की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, उसकी वजह से मल्टीपल ड्रग्स का भी इफ़ेक्ट है, ठीक है। फिर डाइट्स, ये ड्रग्स भी आपकी ये डाइट्स से ही निकली हैं। कुछ डाइट्स आपकी खामखा आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप कोला ड्रिंक्स आपने बहुत ज़्यादा पिए, कई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, कॉफ़ी ही पीता गया बहुत ज़्यादा, आप किसी भी चीज़ को ओवरडू करेंगे
तो आप तंग करेंगे अपने आप। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में रिजल्ट 30 to 40 के दरमियान ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप नहीं, वार्निंग्स आना शुरू हो जाएंगी, आप नहीं संभलेंगे, 40 और 50 के ऊपर आप अपने टेस्ट और रिपोर्टें और अब मॉनिटरिंग शुगर की हो रही है, ब्लड प्रेशर की हो रही है, अब वो नहीं कंट्रोल, और अब ये नहीं हो रहा, अब ये पकड़ा गया, तो इसमें ये भी होता है जब हम एक चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं ना कहीं हमारी दूसरी चीज़ जो है वो ख़राब हो रही होती है। मैंने तो ये देखा कि हम जितनी वो मेडिसिन अंदर फेंकते हैं, अगर हम अपना बीपी कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। स्टमक कंट्रोल साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल है, केमिकल्स है ना जी, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो आपको बैलेंस में चलना है। डॉक्टर की हेल्प आप इसीलिए लेते हैं, आप घर बैठे डॉक्टर ना बने, आप मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही दवाइयाँ ना खाएं, ना मेडिकल, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेडिकल स्टोर पे जाके हम मेडिसिन ले आते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने खुद ख़राब किया होता है, फोड़ा था, अब वो इतना बड़ा एंटीबायोमा बना हुआ है, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं तो एगमेंटन भी खा ली है डॉक्टर साहब, और ऐसे ऐसे नाम उन्हें पता होते हैं, ठीक है, जिनासेफ भी ले ली है, ऑक्सीडिल के टीके भी लवाए ने, अब उससे रेजिस्टेंस आ रही है बल्कि जर्म्स में, वो फुल डोज नहीं होती, आपको पता ही नहीं है क्या डोज ले रहे हैं आप, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स, उन साइड इफेक्ट्स के लिए फिर और दवाई, उसे ये नहीं पता कि ये जो उसने अनड्यू एंटीबायोटिक खाई है ना, उससे उसको डायरिया लगा हुआ है, वो डायरिया के लिए अब साथ फ्लैजल चल रही होती है, फ्लैजल के बैड टेस्ट की वजह से अब वो जो है कुछ खाना पीना छोड़ गई, ठीक है, और किसी दवाई का कोई साथ रिएक्शन, और कुछ दवाइयों के आपस में रिएक्शंस हैं, ठीक है, उससे लिवर ख़राब करके बैठे हुए हैं, ओ जी यरकान भी हो गया, डॉक्टर साहब की मैं दसा एक मुक्की चुक्की तो दूजी ते यार, ये मुक्कियां तुसी आप मार रहे हो। हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि अनहेल्दी पेरेंट्स अनहेल्दी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब पार्टनर चूज़ करते हैं तब हमें तो नहीं पता होता है कि ये बंदा कितना हेल्थ वाइज अच्छा है और कितना नहीं। तो मुझे ये बताएं, क्या शादी से पहले भी किसी किस्म के कोई टेस्ट हमें करवा लेने चाहिए, लड़की को या लड़के को, हमें आइडिया हो जाए कि भाई ये बंदा हेल्दी है कि नहीं है? कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, इन्फेक्शंस हैं, जैसे एड्स है, HIV है, B वायरस है, C वायरस है, और भी कुछ वायरसेस हैं। अब ये इनके टेस्ट और स्क्रीनिंग जो है इसे गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, इंश्योरेंस वाले भी नहीं कर सकते कि मैस लेवल पे हमारी 22 करोड़ की आबादी के वो टेस्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ डिजीज़ हैं हेरिडिटरी, क्रोमोसोमल, ठीक है, जेनेटिक्स पे आ रही हैं, ठीक है, थैलेसीमिया है, अब हमारे मुल्क में अगर वो बढ़ रहा है, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सरकारी तौर पे कर दे, ठीक है, स्पेशली अगर 2 कज़न्स हैं या क्लोज फैमिली है, तो वो अगर अपने तौर पे करवा लें, अगर वो अफोर्ड करते हैं। यहाँ बेचारा शुगर जिसको है वो शुगर नहीं रोज़ चेक कर सकता, उसको इतनी महंगी स्टिक है और वो सारा कुछ है ना, तो ये इतने टेस्ट इकट्ठे करना, वो अक्षय कुमार तो करा ले शायद। ट्विंकल खन्ना ने करवाए थे, उसके 56 टेस्ट करवाया शादी से पहले, फिर भी वो बेचारी असल टेस्ट नहीं करा सकी, मर्द भी है कि नहीं, ठीक है, तो वो कितने टेस्ट आप कराएंगे ना, वो पैसा है ना, ट्विंकल खन्ना के पास भी पैसा है, और बीच में से आपने नेचर को निकाल दिया। डेफिनेटली आप कुछ टेस्ट कराएं, उसको करवाने चाहिए। कौन से टेस्ट जो मेजर आप कोई 2-3 जो करवा लेने चाहिए? मैंने थैलेसीमिया का जैसे जिक्र किया ना, कि ये ब्लड की ऐसी बीमारी है कि अगर दोनों माँ बाप में अगर उसकी ट्रेट्स होंगी, चांसेस हैं कि वो बच्चे में अगर आ गई एक्टिव फॉर्म में, तो वो बहरहाल एक बड़ा मसला हो जाएगा। अब बाहर के मुल्कों में तो बेटे इससे भी आगे शुरू हो गया है, माँ बाप ने टेस्ट कराए थे नहीं कराए थे, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को चेक कर लेना, और ज़रा सा लग रहा है कि जी ये बेबी जो है ये तो एबनॉर्मल है, सही नहीं बन रहा, वो अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाहर ये बहुत ज़्यादा, लेकिन कई अल्ट्रासाउंड ऐसे आए हैं कि शुरू में उन्होंने एबनॉर्मल रिपोर्ट दी। मैंने लंदन में, मैंने यहाँ बैठे से कहा कि बेटा आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनो ना दोनों, और माँ को कहा तू माफ़ करना सारों को, ठीक है। 9 महीने बाद बेबी बिल्कुल हेल्दी था, डॉक्टर्स कह रहे हैं मिरेकल है, ठीक। लेकिन असल चीज़ क्या हुई है, उन दोनों को एक तो खुदा याद कराया, प्लस उन दोनों को कहा कि प्यार बन जाओ, नफ़रत ख़त्म करो, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, वो सारी उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आए हैं, ये जो बेबी तैयार हो रहा था, अभी 9 महीने में टाइम था, तो उसमें चेंजेस आ गई, पॉजिटिव चेंजेस भी आ गई, ठीक है। लेकिन बाहर अब ये भी हो रहा है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड उसके वो नीडल से एस्पिरेट कर लेते हैं, उसमें बेबी को ख़तरा भी है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी ज़ाया भी हो सकती है। लेकिन इंसान अकल में जितना ज़्यादा जाता जा रहा है, वो अपनी नई से नई टेक्निक्स भी निकाल रहा है, और आखिरकार उसने यही कहना है कि ये सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, इल्म हमें मिल गया। हालांकि खुदा का इल्म जो है उसका सिर्फ 1% पूरी दुनिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस 1% पे हम अकड़ रहे होते हैं। तो हमें डिवाइन इंटरवेंशन और डिवाइन फाइनलिटी जो है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको साथ रख के अल्लाह तो अक्ल जब आप शादियाँ करते हैं, ठीक है, अगर आप शादी अल्लाह की खातिर जब आप कर रहे हैं ना, मुसलमान का ईमान ये है, तो वो शादी वैसे मर्द औरत का जिस्म एक दूसरे के लिए हलाल ही नहीं है,
ठीक है। अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज़बरदस्ती करता है उसे रेप कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा। दोनों कॉन्सेंट से छुप के करते हैं, वो फॉर्निकेशन फिर है। उनमें गिल्ट बाद में रहेगा, वो खुद उसको सफ़र करेंगे बाद में। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। या प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसे छुपाते फिर रहे हैं या उसे ज़ाया कर रहे हैं आने वाली जान को। नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं ना, उसमें भी बच्ची का नुकसान होगा। ठीक, अगर उसे अनाउंस किया जाए और वो मर्द उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उस बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उसमें बीमारियां जो चंद स्क्रीन हो सकती हैं, और अगर उस माशरे में है, हर जगह नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल्स आप बना सकते, नहीं तो लोग साइकी के मरीज बन जाएंगे, ट्विंकल खन्ना बन जाएंगे। ठीक है, वो खाना भी नहीं खा रहे जी, पानी को भी चेक कर रहे हैं, फलाना। पानी हलाल का होना चाहिए, ठीक है। मज़ीद पाक करना है तो किसी को पहले पिला के पी लें, अल्लाह की खातिर। तो आप अल्लाह को साथ रखेंगे तो अल्लाह पाक है, ठीक है, उसे बीमारी नहीं है, माशाअल्लाह। ठीक, तो अगर आप बिजली को पकड़ के रखेंगे तार को, तो फिर बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, तो बिजली में तो नहीं फिर बीमारी आती। एक और बड़ी कॉमन डिजीज़ है और हर लड़की में ही होती है, लिकोरिया। इससे बचना भी बहुत मुश्किल ही है, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या होती है और ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नंबर 1, वो पानी ज़्यादा पिया करें, अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, पर्सनल हाइजीन ठीक रखें, ठीक है। अंडर गारमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली कॉटन के यूज़ करें, ठीक है। कई बार से थोड़ी एलर्जी भी हो रही होती है। फिर थॉट प्रोसेस अपनी क्लीन रखें, ठीक है। और ये फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादातर इसमें फंगस इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका प्रॉपर इलाज डॉक्टर को जाके बता दें। ये जगह जगह हमारे वॉल चेकिंग हुई हुई है, ठीक है जी, लिकोरिया का इलाज। एग्जैक्टली, ठीक है। इवन वो कुछ मेडिसिन्स भी बनाते हैं, डिफरेंट पाउडर्स और ऑल दैट। वो ड्राइनेस के लिए ही है ना। अगर पाउडर्स वहाँ लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप प्रॉपर अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको मेडिसिन भी बता देगी, कई बार अंदर लगाने वाली ट्यूब्स या टैबलेट्स रखने वाले भी बता देगी। लेकिन फंगस की जितनी दवाइयाँ हैं ये कुछ टाइम लेती हैं, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और फंगस आपको लगती तब है जब आप ज़रा वीक हो जाते हैं, बॉडी के अंदर, खून के अंदर जो इम्यूनिटी है ज़रा वीक हो जाती है, ठीक है। और इम्यूनिटी आपके थॉट प्रोसेस से फिर बड़ा ताल्लुक़ रखेगी। डिप्रेशन में जाके ये ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस में होता है, थकावट में होता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाए तब बहुत ज़्यादा होता है। और अल्लाह क्या कह रहा है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन्हें ना खौफ है ना गम है जो मेरे यार हैं। तो अगर अल्लाह से दोस्ती लग जाए, ठीक है, आप सेक्सुअल परवर्शंस में नहीं जाएंगे। आप अनड्यू सेक्सुअल परवर्शंस में जाएंगे तो आपके हार्मोन वो भी इम्बैलेंसेस आएंगे, ठीक है। उसके गिल्ट में भी रहेंगे, प्लस उसकी फिर डिप्रेशन, बाद में एक फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मल्टीफैक्टोरियल हैं, ठीक। उसका इलाज है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है, उस ऊपर कहते हैं हड्डियां भरना स्टार्ट हो जाती हैं एंड ऑल दैट। फिर आगे से वो कहानी है, ठीक है ना जी। हाँ जी, मैं हमारे पास मर्द इतने आते हैं, लड़के, बच्चे, यंग बच्चे, ये दीवारों भी पढ़ के, सर वो मुझे सर वो गंदा ख्वाब आया था। मैंने कहा अच्छा बेटा आ गया था, फिर वो सर मेरे कपड़े ख़राब हो गए। अच्छा तो फिर तो बेटा कोई बात नहीं, कितनी बार महीने में हो जाता है? सर एक बार ऐसे हो जाता है यार। तो सर मैं बहुत गंदा हूँ सर, मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दे। वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ है, ठीक है। और सर मैंने बहुत विटामिन खाए, उससे ज़्यादा हो जाता है। मैं क्या पुत्र जी, ये नॉर्मल और नेचुरल है, ठीक है। एक टैंकी है वो फुल हो गई है, वो यूज़ नहीं हुई तो वो डिस्चार्ज कर गई है, ठीक है। ऊपर से तूने सोचा भी उल्टा सीधा होगा, तूने फिल्म भी ज़रूर देखी होगी, मोबाइल में तू रात को सोता नहीं होगा, ठीक है, बाथरूम में घुस के कुछ कर लेता होगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट तो आना ना जी सर। तो मैं क्या, लेकिन ये बीमारी नहीं सर, वो लिखा हुआ था, एक दीवार पे लिखा हुआ था वो इतलाम बीमारी फलाना। तो वो जो मर्जी करी जाए, हाँ डेफिनेटली अगर वो अनड्यू ज़्यादा कर रहा है किसी भी चीज़ को तो उसकी बॉडी में से ही जा रहा है ना। इसी तरह लिकोरिया, उसकी बॉडी से वाटर ही हो रहा है ना, प्लस उसको खुद एक अनहेल्दी फीलिंग भी है, ठीक है। कपड़े ख़राब हो रहे हैं या उसको एक फीलिंग है कि मैं नमाज नहीं पढ़ी, शायद मुझे पता नहीं है नापाकी है, ये है वो है, सारा कुछ है ना। तो उसका इलाज आराम से ले, डॉक्टर से करा ले। असल में वो शर्मा के बताती नहीं है, बच्चियां स्पेशली शादी नहीं हुई, लेकिन सर ये पेनफुल भी होता है, मतलब ये जब होता इन्फेक्शन है जब हो जाएगी ना तो वहाँ सोजिश हो जाएगी, बिल्कुल। जब सोजिश हो जाएगी तो उसको दर्द होगी, ठीक है। तो उसके लिए उसको दवाई प्रॉपर लेनी पड़ेगी, वो दवाई ले लेगी, एंटीबायोटिक्स भी ले, अगर डॉक्टर समझेगी, वो डॉक्टर्स पूछती हैं कलर क्या है, स्मेली तो नहीं है, यही कुछ है ना। तो वो अब तो लेडी डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा है, आपने मेल डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है ना, अब लेडी डॉक्टर से तो जाके बात कर सकते हैं ना, तो आप उनसे डिस्कस कर लें, ठीक है। बार्थोलियन सिस्ट है, उसमें सिस्ट उसकी ज़्यादा हो गई है साइज में, वो सोचिए कैंसर हो गया मेरे,
बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर के पास जाके उसे एक बार दिखा रहे, और गूगल पे इसी बैठ की के रीजन डॉक्टर बनती है ये PCOS वगैरह भी और बाकी सारी चीजें। PCOS जो है वो आपके ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं उनमें थोड़े इम्बैलेंसेस आने के बाद ओवरीज जो हैं उसमें पानी की थैलियाँ छोटी छोटी बन गई, ठीक है, वो हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखी है, जी जी। तो जो आपकी ओवरीज हैं वो स्ट्रॉबेरी की तरह होती हैं, उसके ऊपर जो गोल गोल छोटे छोटे दाने हैं वो उसके एग्स हैं, फॉलिकल्स हैं, बिल्कुल। वो ज़्यादा फूल गया, एक जो है पानी की तरह थैली बन गई, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो वो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो हैं ही हैं, डाइट इम्बैलेंस भी उसमें है, ठीक है। ठीक है। वो आपकी कुछ डाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, और ओवरवेट हैं फिर एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और सोच आपकी जो ही पॉजिटिव आएगी आप नफ़रत को छोड़ देंगे, आप अपने अम्मी अब्बा बहन भाइयों से गिले शिकवे ख़त्म करें पहले, ठीक है, और अल्लाह से दोस्ती कर लें और अल्लाह की मखलूक को प्यार से देखना शुरू करें अल्लाह की खातिर, ठीक है। तो ये मशीन अंदर से ठीक होना शुरू हो जाएगी। सर इसमें मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि कुछ लेडीज़ को जब ये मंथली इनका वो जो एक साइकिल खास अयाम है उसके अंदर पेन मतलब अनबियरेबल होती है, वो नहीं बियर कर पाती, मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं भी बड़ा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अनबियरेबल पेन होती है और वो मेडिसिन की तरफ भी जाती हैं, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये मेडिसिन मत लें, ये तो आपके आगे प्रेगनेंसी में इशू है, फलां चीज़ में इशू है। तो क्या ये बातें सच हैं कि मिथ से बनी हुई हैं? कुछ ख़वातीन को पेन वाकई प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन भी होती है और उनके मूड स्विंग्स भी साथ आते हैं, सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस हैं, प्लस उनको ये मेंसेस के दौरान शुरू के 1-2 दिन बहुत पेन होती है, वो गर्म पानी की बोतल रख रही हैं, या डॉक्टर्स जो कोई कुछ मुख्तलिफ टोटके होते हैं, माएँ बता देती हैं, बड़े बता देते हैं, डॉक्टर्स डेफिनेटली पेन किलर्स कहते हैं अवॉइड करो, लेकिन ख़वातीन यूज़ कर लेती हैं। बच्चियाँ आजकल इजी वे है जी, पॉन्स्टन खाओ, पॉनेडाल 2 खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन इनके आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट आते हैं। अच्छा, मेडिसिन से आता है। और आप उस नेचुरल प्रोसेस को देखें, अल्लाह ने अगर दर्द रखी है, चलें एक आपकी बहन को दर्द नहीं होती है, आपको होती है, कोई ना कोई आपका उसमें बेनिफिट है। लेकिन सिर्फ एक वर्किंग लेडी है, वो दर्द अगर वो बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर दर्द की वो फिर मजबूरी है ना, वो तो ले मजबूरी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपनी सराउंडिंग में तो नहीं बताना कि आप किसी मजबूरी है, प्रॉब्लम वो आप बता भी नहीं सकती, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल। पेन किलर फिर लेगी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना हर चीज़ की फिर एक कॉस्ट तो है, और 4 दिन 5 दिनों से छुट्टी को नहीं देगा हर महीने, ठीक है ना। इसीलिए ख़वातीन ज़्यादातर घर काम करती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका आ रहा है घर से ही काम, वर्क फ्राम होम, ठीक है, वर्कर्स ज़्यादा वर्चुअल बनते जा रहे हैं, दफ्तरों का ट्रेंड कम होता जा रहा है। बाहर के मुल्कों में तो सारा कुछ ही है, इवन यहाँ से बैठ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं अमेरिका में और काम करके दे रहे हैं, वो कुछ चीज़ें तो आपकी हो जाती हैं। और जब आप घर में ही रहते हैं, अपनी मर्ज़ी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, खामखा की स्ट्रेस या फियर्स नहीं होते, काफ़ी चीज़ें कम हो भी जाती हैं, लेकिन बहरहाल उसमें फिर पेन किलर मजबूरन लोग लेते हैं, ठीक। लेकिन ये चीज़ वो समझ ले कि उसको अगर इसकी पेन है तो या डिलीवरी पेनफुल है तो उसमें अल्लाह ने दर्द रखी है, तो वो उसकी बॉडी के कुछ और हार्मोन्स होते हैं, वो उसके अंदर सिग्नल्स जो पेन के जा रहे होते हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं लेटर ऑन। उसका रोल अपनी जगह होता है। आप उसको जब रोक लेते हैं ना उस सर्कल को, ठीक है, किसी वजह से, तो आप नेचुरल साइकिल को रोकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। मर्दों में मेजर चेंज कोई 2, 4, 5 कितने जो 30 के बाद होते हैं? मर्द ने शादी कर ली, ठीक है जी, पोस्ट मैरिटल मिड लाइफ क्राइसिस सिंड्रोम में होता है वो, ठीक है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, ठीक है, या जिम्मेदारियां निभाते निभाते अच्छा पार्टनर मिल गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलके फाइट आउट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब उसको उस काकी की रिकग्निशन के लिए भी अपने घर वालों से भी कई बार, क्योंकि वो जो पुरानी मोहब्बतें होती हैं सिर्फ लड़कियों से इतनी ना होती, माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बतें हैं, उनके साथ एडजस्ट करना और अपनी बेगम को भी बहरहाल टाइम देना। फिर जो बच्चे आ गए अब उनकी दर्द ज़रा ज़्यादा होती है और उनके लिए स्ट्रगल शुरू करना, तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी चूँकि ज़्यादा है, फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर उसका ज़्यादा है, तो मुआशरे में जो भी उसने अपनी जगह बनाई होती है उसमें 30 तक उसको कोई ना कोई करियर, कहीं ना कहीं, कोई माँ बाप 30 तक तो बिठा के नहीं खिला रहे होते, ठीक है, या माँ बाप मर गए हैं तो बहन भाई नहीं आपको इतनी देर कोई सपोर्ट कर रहा होता, तो वो तो पता चल जाता है आपको, ठीक है। अब उसका इफ़ेक्ट उसकी जनरल हेल्थ पे आ रहा होता है, लेकिन चूंकि इसे स्ट्रांग बनाया गया तो बहरहाल वो स्ट्रेस को भी ज़्यादा अच्छा कोप करता है, फियर्स को ज़्यादा अच्छा फाइट आउट कर लेता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उस पर इसके इम्पैक्ट ज़रूर आ रहे होते हैं। वही टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें मिल के, प्लस अगर उसको बेचारे को वैसे भी कोई डिज़ीज़ है, कोई हो गई है, कोई शॉर्ट टर्म डिज़ीज़ हो गई है या लॉन्ग टर्म हो गई है, वो अपनी जगह, ब्रेकअप हो गया है, ये बीवी बच्चे लेके घर बैठ गई है, कोर्ट चले गई है,
ये अलहदा स्ट्रेसेस है। और किसी ने मुझे साथ अभी शेयर की हुई थी, तो उसमें शाहरुख खान साहब जो हैं वो अपने किसी फेलियर पे बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि मैंने अपने आप को देखा कि यहाँ से मैं गलत था, यहाँ से मैं गलत था, मैंने इसे रेक्टिफाई किया, ऐसे मैंने ठीक किया। हालांकि शादी उसने एक नॉन मुस्लिम से शायद की हुई है, इतना रिलीजियस बंदा नहीं है, लेकिन लाइफ के बारे में बहरहाल उसकी अप्रोच जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो अपने आप को भी पहचान रहा है, कहाँ तक उसका रोल है और कहाँ से डिवाइन इंटरवेंशन है उसको भी पहचान। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह को भी निकाल देते हैं, अपने आप को भी निकाल देते हैं। कीते कराए दे पा दो, जिन्ना दे पा दो, जादू दे पा दो। सर ये हर्निया क्या होती है? हर्निया आपकी ये जो पेट की ओरिफिस जितनी कवरिंग है ना, ये 2 3 4 कवरिंग्स हैं। ठीक है, बिल्कुल बाहर तो स्किन है, इसके नीचे फैट की भी लेयर है, फिर मसल्स हैं, फिर अंदर जाके एक अपनी थैली है जिसके अंदर पेट के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उस थैली के भी फिर अंदर एक थैली है और फिर उसके अंदर ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये जो मसल्स हैं पेट के, ये कई बार ओवर स्ट्रेचिंग के साथ, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे आप उससे, या प्रेगनेंसीज हुई, बाद में पेट सहका, आपने उससे एक्सरसाइज फिर वापस नहीं की, मसल्स अपने स्ट्रॉन्ग नहीं किए, उनमें कहीं गैप आ गया, उसके अंदर से जो पेट की थैली है ना वो थोड़ी सी बाहर को आ गई। उसमें आ गया वो बम्प सा जो नजर आएगा उसे आप हर्निया कहते हैं। कई बच्चे छोटे पैदा होते हैं, उनके भी मसल्स वीक होते हैं, वो रोता रहता है, खांसी करता रहता है, उसे हर्निया बनना शुरू होता है नीचे पे। तो वो कहते जो ऑपरेशन होगा, हाई करना पड़ेगा वो। लेकिन जो बच्चा स्ट्रांग होता है, अगर उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं या आप अपनी एक्सरसाइज अच्छी कर लेते हैं, मसल्स डेवलप करते हैं, तो कुछ हर्नियाज बड़े आराम से जो रिड्यूसेबल थे वो अंदर चले जाते हैं, वापस आप उसको कवर कर लेते हैं। नहीं तो ऑपरेट करके फिर डॉक्टर साहबान वहाँ पे कई बार जाली रखते हैं या स्टिचिंग करते हैं। हर्निया वो है, ये भी मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है? दोनों के मसल्स हैं। ठीक है, और ये इस एज में हो जाती है 30-40? ये बिल्कुल इस एज में ज़रा ज़्यादा होएंगी। अब उसने प्रेगनेंसीज भी कर ली हैं, मेल साहब ने भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या कुछ ज़रा ज़्यादा की। ठीक है, उनके यहाँ पे नीचे जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स निकल रही होती हैं, वहाँ से एरिया ज़रा ज़्यादा होता है, इंग्वाइनल रीजन, वहाँ से वल्नरेबल है, वहाँ से सुराख ऑलरेडी ज़रा ज़्यादा वाइड हो गया प्रेशर से, खांसी करने से, पेट मोटा होने से, वहाँ से एक आंत थोड़ी सी स्लाइड करके ज़रा बाहर को आई, या उसकी आउटर कवरिंग तो वो फूल गई। तो ये पता नहीं क्या है जी, मैं खांसी करता हूँ तो ये यहाँ पे फूल जाता है, वो हर्निया होता है। समटाइम्स वो अंदर ही फंस जाए तो पेन शुरू हो जाती है। सर ये मर्दों में आजकल बड़ा सुना जा रहा है लो स्पर्म काउंट, ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है? लो स्पर्म काउंट जो है, उसके अंदर जो उसके टेस्टिस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सीमन के अंदर, जो असल में जर्म्स हैं, जर्म सेल्स जो हैं, यूं समझ लें कि स्पर्म उसके बेबी एक स्पर्म से बनता है, ठीक है, एग के, लेकिन वो 1 मिलियन एक फायर में निकलते हैं, उससे ज़्यादा निकलते हैं। तो लो स्पर्म काउंट्स अगेन थॉट प्रोसेस और डाइट, ये 2 चीज़ों का बड़ा रोल है। ठीक है, और प्लस उसके यूं कह लें कि मल्टीफैक्टोरियल हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी खा ली आपने, ज़्यादा जानबूझ के ये ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपने ज़्यादा उस तरह की दवाइयाँ यूज़ की। ठीक है, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, जल्दी ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ डिजीज़ ऐसी जैसे ये मम्स होती हैं, ठीक है, छोटे में कनपेड़े जिन्हें आप लोग बोलते हैं, वो जर्म्स हैं ऐसे, वो टेस्टीज उसके बिल्कुल ट्रैक कर देते हैं, उसके स्पर्म्स खत्म हो जाए, उस बेचारे को पता ही नहीं होता। बचपन में मुझे मम्स हुए थे, ठीक है, वो भी हो सकता है उसका कसूर नहीं है, उसमें स्पर्म्स नहीं है, वैसे वो सारी उसके बाकी हार्मोन्स हैं, तो वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, लेकिन बेबी नहीं हो रहा, तो डॉक्टर्स ने कहीं टेस्ट कराए। ठीक है, वो खातून बेचारी को ब्लेम किया जा रहा था, अचानक पता चला काका जी के पास बंदूक तो है, गोलियां ही नहीं है। ठीक है, उसके स्पर्म्स है ही नहीं है। ठीक, उसके लिए फिर वो बेचारा चढ़ जाएगा, या किसी डॉक्टर साहब के हथे या कीमो के हथे, या हार्मोन्स कुछ दे के कोशिश भी की जाएगी, 2 तरह की। अगर तो कोई उसका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, कोई ब्लॉकेज है कहीं ट्यूब्स में, वो तो डॉक्टर्स कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट्री नहीं है, उसके टेस्टिस ही एक उसका पेट में रह गया था बचपन से और वो आया ही नहीं नीचे, दूसरा जो है वो है लेकिन वो डेवलप नहीं किया किसी वजह से, या मम्स की वजह से, या कुछ भी, वो भी नहीं है, तो डॉक्टरी में उसका इलाज नहीं है। ठीक है, अल्लाह कर दे तो कुछ और है, या कोई और इलाज निकल आए, या एलोपैथी वाले नहीं तो होम्योपैथी वाले अगर वो क्लेम कर लें, या कोई हकीम साहब कर लें, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मैंने तलाक़ें होती इस तरह भी देखी हैं कि हकीम साहब ने मियाँ साहब का इलाज किया। मैंने भी एक अपनी सिस्टर को मना भी किया, उसके मेड थी और कपल था, तो मैंने कहा कि ये बंदा शक्की से है तो रहने दो इसको ना। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सूरह रहमान सुनवाई, वो काकी प्रेगनेंट हो गई, लड़के ने उसको तलाक दे दी। उसने कहा मैनू तो मीत लतीफ़ वाले दस्या सी तेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो कितों हो लिया। वो कसम उठाती रही, कुरान उठाती रही, उसको बेवकूफ़ को मैंने कहा अच्छा तुम अपने टेस्ट कराओगे ना, मैं उनका ही करावा दोबारा, उसने डाइवोर्स दे दी उसको। ओह माय गॉड, इतना उसका मतलब स्पिरिचुअली अगर कोई चीज़ उसको मिल गई, अल्लाह ने करम कर दिया, तो फिर भी उसने नहीं माना, उसने डाइवोर्स दे दी उसको। डैम। ठीक है, तो मैं तो अब अगर किसी को बताऊँ तो मैं कहता हूँ कि ये तुमने पहले टेस्ट करा लेने,
ठीक है, बस सही बात है। ठीक है। ऐसे तो वो बेचारी अकेली वो सफर बेचारी कर रही है, वो फिर सफ़र एक करेगी। जान लेके और सफर करेगी। अल्लाह माइनस कर दिया ना उसने बीच में से, हम्म। ठीक है। हो सकता है वो सच्चा भी हो, लेकिन वो बेचारी कुरान पे कल हलफ उठा रही है, फिर उसे कहा अच्छा यार डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, तुम ये करा लो। प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इस एज में? प्रोस्टेट प्रॉब्लम वैसे यूजुअली नहीं होते, कैंसर ठीक किसी है, एज में भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट की जो हाइपरट्रॉफी है वो यूजुअली मेल्स में 50 के बाद जाके हो रही होती है। लेकिन इसमें भी कुछ डाइट्स अगर ठीक कर लें, काफ़ी इस पर अब नई जो रिसर्चेज आ रही हैं वो सारी की सारी अमेरिका में वो डाइट पे बहुत ज़्यादा है, और डाइटरी इम्बैलेंस जो है वो बहुत सी बीमारियों में वो मेन रूट कॉज देखा जा रहा है। उसमें मैं थॉट प्रोसेस को फिर बेसलाइन रखूँगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है उसके साथ प्लस आपकी डाइट इम्बैलेंस्ड है तो वो रिजल्ट्स ज़्यादा वर्स्ट आ जाते हैं। सर 20 से 30 साल के एज में जो लड़के हैं, मर्द हैं, वो इतनी ज़्यादा सिगरेट और ये शीशा ये सब कुछ इनटेक कर लेते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट इनको 30 से 40 में क्या होता होगा? कैंसर्स बहुत ज़्यादा है इसके ठीक है। साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, सिर्फ लंग्स के नहीं, मल्टीपल कैंसर्स, इवन किडनी के कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर्स या मुंह के कैंसर्स हैं, लंग्स का तो हैं ही हैं, ठीक है। स्टमक कैंसर, ये सिगरेट के मुख्तलिफ जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनमें उसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक, उसकी एबिलिटी कि कैंसर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी वो मुख्तलिफ में ज़्यादा है। उन्हें इंक्रिमिनेट किया गया है कि ये कैंसर प्रोड्यूसिंग थिंग्स हैं, इसलिए उसे डिस्करेज किया जाता है। ये अभी तक प्रूफ नहीं हो सका कि सिगरेट से होता है, लेकिन उसकी एसोसिएशन ज़रूर है। सिगरेट पीने वालों में वो ज़्यादा है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जी आप सिगरेट जो है वो ना पिएं। अदरवाइज़ हम में से बहुत से लोग पैसिव स्मोकर हैं, इतनी पोल्यूशन है हमारे, तो धुआं हम भी कर रहे हैं, ख़वातीन चूल्हे पे काम कर रही हैं तो वहाँ पे आ रहा है, लकड़ियों की आग पे कर रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट तो करती हैं चीज़ें। तो सर ये जो स्मोकर्स हैं, इनके पार्टनर्स को भी कोई नुकसान होता है? पैसिव स्मोकिंग से हो सकता है। वैसे अगर ये इनटेक करते हैं तो मतलब इनकी वाइफ्स या बच्चे? वाइफ भी बेचारी कर रही है ना, स्मोक इनहेल कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, वो जो धुआं छोड़ रहा है उसके साथ भी उसको भी तो नुकसान तो हो रहा है बहरहाल ना। आप एक सादा सी चीज़ देख लें, हमारे लोग इन बातों को कहते कुछ नहीं होता। आप कहीं फैक्ट्रीज़ के पास आपका घर होगा ना, या आपका गंदे नाले के ऊपर बिल्कुल ऐसे घर होगा ना, आपके एसी और आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो है, इनकी गैस बहुत जल्दी लीक हुआ करेगी और हर साल आपको करवानी पड़ेगी। और वो बंदा कोई अच्छा टेक्नीशियन वो आकेगा, बाजी यदि एलो तू कार बदल लवो, एदी एलूमीनियम पिछू पता नहीं गल जाती जी गैस नाले तू आ रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ एसी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ फ्रिज ਦਾ सत्यानाश हो रहा है, ठीक है। अब वो गैस है सिर्फ नाले से, धुआं ही उठ रहा है ना, सिगरेट भी धुआं ही है ना, गैस ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वो लोहे और एलुमिनियम के साथ क्या सलूक कर रही है, ठीक है, उसके साथ मिल के या उसके अंदर एसी ने से क्या करना है, रिफ़ाइन ही करना है ना, रेफ्रिजरेटर ने भी रिफ़ाइन करना है ना, जो भी उसको एनवायरनमेंट से हवा मिल रही है। लेकिन उसमें वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो नुकसान दे रहा है। तो वो खातून के पास और बच्चे के पास जो अब्बा जी सूटे लगा रहे हैं, कुछ तो होता होगा। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, या फिर मर्दों के पास एक सिगरेट है, वो सिगरेट पी लेते हैं, निकोटीन एग्जैक्टली। तो इसका भी हमें कोई मतलब होता है डिसएडवांटेज? बिल्कुल डिसएडवांटेज है। मैंने कहा ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आप कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फिर बाद में आपका स्लीप साइकिल ख़राब होता है उसके साथ, ठीक है। आप ओवरडू कर रहे हैं ना, अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करें, कभी कभार की बात और है, ठीक है। लेकिन उसकी आदत बना लेना एक ज़्यादा, ठीक है, वो चीज़ चाहे मैंने कहा ना हलाल भी होगी तो आपको इफेक्ट तो करेगी ना, करती है। तो ओवर द ईयर्स जब होगी 30 और 40 में आके, अब आपकी मशीन जो है ना वो पीक पे जाके अब उसने नीचे को आना शुरू किया है, डाउन हिल है अब आप, ठीक है। 40 के बाद तो है, हालांकि अल्लाह वैसे 40 के बाद से पैगम्बरी स्टार्ट करता है, एक ड्यूटी उसकी सारी ट्रेनिंग करके उसके बाद उसे कहता है कि अब इनको मैसेज दो, ठीक, और उसका कैरेक्टरफुल डेवलप कर जाता है, स्ट्रेंथ अल्लाह की तरफ से जो बंदा होता है। लेकिन इंसानों में भी ये चीज़ है। कोई एक वियर्ड चेंज जो किसी 100 में से एक को होता हो, औरतों में भी और मर्दों में भी? किसी वजह से उस बंदे के बाल एकदम ज़्यादा हो जाए, अच्छा, या उसकी लगना शुरू हो जाए कि ये जवानी आ गई है दोबारा इस पे, ठीक है। मेल में विगर एकदम ज़्यादा हो गई है, ठीक, बड़ा वो खुश हो रहा है कि जनाब मैं तो 18 साल की उम्र में ऐसे नहीं था जैसे अब हो गया हूँ, ठीक। तो ये वियर्ड चेंज है, लेकिन वो ज़रा ध्यान करे, वो कोई ट्यूमर है बॉडी में जो अब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या वो खातून या उसके अंदर कोई हार्मोन दूसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो बैलेंस, मेल्स में भी ये हार्मोन होते हैं, थोड़े होते हैं, वो किसी वजह से स्क्रीट ज़्यादा कर रहा है, तो रंगते ज़रा
पक्का हो गया है, वाल उधर दोबारा आ गए ने, उधर उसे पता करना पड़ेगा ये कुछ और हो रहा है। तो ये वियर्ड चेंज है, ये उसको देखना पड़ेगा। ड्यू टू सम रीजन जिन खवातीन की शादी नहीं होती 30s तक, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो अपने एग्स फ्रीज करवा लेती हैं कि चलो जब भी शादी होगी कम से कम हमारे बच्चे तो उसमें से मतलब हो जाए। तो ये क्या प्रोसेस है और इसकी क्या करवाना जायज़ है? इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो इधर हमारी सोसाइटी में बताएं आप। इसमें जायज़ और नाजायज़ का फ़ैसला आलम दीन अच्छा जो है वो करेगा, और एक नहीं, ये पूरा जैसे कहें कि 4-5 जय्यद उलमा को बैठना पड़ेगा जिनका बहुत डीप नॉलेज भी हो, थॉट प्रोसेस भी हो और नीयत क्लियर हो, स्पॉन्सर्ड ना हो। ठीक है, कि उन्हें हुकूमत या कोई मल्टीनेशनल कह दे कि हमें ये फतवा चाहिए और वो फतवा मार्केट में आ जाए, नहीं। तो इसका फ़ैसला तो उलमा करेंगे। ठीक है। इंसानी लेवल पे ये ख़तरे ज़रूर हैं कि वो स्पर्म ही किसी और का दे दिया, ठीक है, या एग ही उस बंदी का, अगरचे इसमें बहुत ध्यान रखा जाएगा वो उसी का हो, सारा कुछ हो, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसका आपने उसमें से फिर अल्लाह को निकाल दिया, अपनी इंटरवेंशन को ले आए हैं। अगर आप तवक्कल पे चलेंगे, ठीक है, तो रिज़ल्ट्स बहरहाल ज़बरदस्त होंगे। आपने एग फ्रीज़ करा लिए, आपकी एज 40 में जाके शादी हुई, आपने एग्स ले लिए और आप शुरू हो गए, ठीक है, पता चला मियाँ साहब को एज़ोस्पर्मिया, मियाँ आपने बड़ा ढूंढ के अपनी मर्ज़ी का जो है ना ऑर्डर के मुताबिक कंपनी परफेक्ट दिया है जो आप ढूंढ रही थी, ठीक है, या काकी आपकी मर्ज़ी की ढूंढ के आपने ले ली है, लेकिन बाद में अब पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती, उसकी तो फ्रोज़न पेल्विस है या वो एज़ोस्पर्मिया का शिकार है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? ठीक है, फिर वही आ जाएगी कि ठीक है जी फॉस्टर मदर ले लें या फिर स्पर्म्स डोनेशन मांगे कहीं से, ठीक है, फिर वही हलाल और हराम को देखना पड़ेगा, या किसी बच्चे को लेके पाले, यही होगा ना। बिल्कुल। तो इंटरवेंशन आप मज़हब को वैसे तो लोग अब माइनस करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जिसने हमें बनाया है ना, वो हमें हमसे ज़्यादा जानता है। उसने हमारे लिए जो डूज और डोंट्स बताए हैं ना, उससे उसे नहीं फ़र्क पड़ता, हमें पड़ता है। बिल्कुल। तो उसका ख्याल रखते हुए, उस डोमेन के अंदर रहते हुए हम कुछ भी करें। ब्लड डोनेशंस हैं, हम जान बचाने के लिए खून लगाए जाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर्स अब मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जहाँ डायर नीड है वहाँ ब्लड लगाएं। अदरवाइज़ ये भी मैं आज आपको बता दूँ कि गरीब मुल्कों में क्रॉस मैचिंग आलमोस्ट सरकारी अस्पतालों में नहीं होती। मैं चैलेंज करके लाइव में कह रहा हूँ। ओह, ठीक है, गरीब मुल्कों में, अमीर में भी शायद यही हो, बड़ी महंगी किट होती है, सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। अच्छा। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की जाती है और फिर आपको कहा जाता है तुम घंटे बाद आना, क्योंकि उसी वक्त अगर कह दिया जाए कि ठीक है ब्लड लो और जाओ, तो वो बंदा शक में पड़ सकता है कि क्रॉस मैचिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी तरह जो BC और HIV की स्क्रीनिंग की जाती है, उसकी वो किट्स जो शौकत खानम में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ आपको ठीक ठाक चार्ज किया जाता है, अब देखिएगा कि वहाँ ब्लड, आपने एक ब्लड बैग लगवाना है तो उसकी कॉस्ट थाउजेंड्स में है। ठीक है, सरकारी अस्पताल में ग्रुपिंग भी हो गई, क्रॉस मैचिंग भी हो गई, और किटें वो आपसे किटें वो मंगवा लेते हैं बाज़ार से कि BC HIV की किट ले आएँ, और वो किट पे करके देख ले कि वो अगर अच्छा टेक्नीशियन बैठा हो, ज़िम्मेदार इंसान, दोस्त इंसान, हमदर्द, तो वो करके हाँ ठीक है नेगेटिव है और मोर लगाए करके ले जाए। क्रॉस मैचिंग वो भी नहीं करेगा, बड़ी महंगी किट है। ठीक है, ग्रुप पे आपका A और A को दे दिया A, ठीक है, B या तो B को दे दिया B। ठीक, इन हॉस्पिटल्स में, महंगे हॉस्पिटल्स में अगर वो किट नहीं करेंगे, वो एलाइज़ा से करेंगे। वो जो किट से हम करते हैं ना, 70% चांसेस हैं कि वो ठीक होगी, 30% में वो मिस कर सकती है किट। जो देने वाला खून था उसके अंदर C था या B था या HIV था, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुआ, वो फॉल्स नेगेटिव दे दिया उसने, और वो अगले बंदे को ब्लड ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ्यूज़ हो गया। सिमिलरली ज़्यादातर A को A लग ही जाता है, B को B लग ही जाता है, O को O लग ही जाता है, तो उसे दे दिया जाता है। वो जो रेयर किस्म की बीच में एंटीजन से कुछ रिएक्शन हो भी सकता है, वो एक तो कम होती हैं।
तो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है, कम खर्च और बाला नशी। तो फिर ये सभी को पता है कि क्रॉस मैचिंग नहीं हो रही होती सरकारी अस्पतालों में गरीब मुल्कों में, ठीक है, ठीक है, और वो गरीब को लग जाता है, फिर रिएक्शन हो जाता है तो डॉक्टर बंद कर देते हैं, ठीक। उसके वैसे क्राइटेरियाज आजकल हेल्थ कमीशन है वो आजकल जोर दे रहा है कि नहीं आप वो ब्लड बैंक वापस भेजें, वो दोबारा क्रॉस मैच किया जाएगा, कहाँ पे गलती हुई है, किसकी गलती है। अमूमन वो ब्लड बैंक फटाफट फेंक दिया जाता है, उसको फेंकना नहीं होता, उसको रोकें, ठीक है। और डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो होता है वो आपको एंटी एलर्जिक्स और स्टीरॉइड्स के टीके तो लगा देता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है। लेकिन अगर कहीं वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है या कोई मेजर ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है, रीसिस इनकम्पैटिबिलिटी है, उसको सीवियर रिएक्शन हो गया, छोटी मोटी रिएक्शन नहीं हुई है, कई बार जो ड्रिप्स और बैग होते हैं उससे भी रिएक्शन हो रहा होता है, वो अगर हो गया है तो उसका प्रॉपर क्रॉस मैच होना चाहिए, ठीक है। और ख़वातीन को प्रेगनेंसी में उनके अपने अंदर बॉडी में इतनी चेंजेस आई होती हैं, उनमें रिएक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बहुत हो रहे होते हैं, और गायनी में उतना ही उनका खून कम होता है, इसलिए वो लोग उन्हें आयरन ट्रांसफ्यूजन और उस पर ज़्यादा रख रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है उसके लिए। लेकिन मजबूरी भी होती है, कई बार ब्लड कम भी होता है तो लगाया जाता है। तो हलाल और हराम का जो आप फैसला कर रहे थे, ठीक है, तो उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब जूस में एक उनका फ़िरका है एश्केनाज़ी जूस, वो पूरे अमेरिका में भी पूरे यूरोप में भी आप उन्हें ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज़ कर सकते, चाहे वो मर जाएगा एक्सीडेंट के बाद या उसे गोली लगी है, जितना मर्जी ब्लड लॉस हो गया है, उसके रिलीजन को इतना ऑनर किया जाएगा, उसका कार्ड पड़ा हुआ होगा, उसके रिकॉर्ड में होगा कि एश्केनाज़ी जू है, तो उसको ब्लड नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए हराम है। वो मर जाएगा, मरे, वो कहेगा मुझे मरने दो, मैंने दूसरे का ब्लड नहीं अपने में शामिल करना, ठीक है। अब आपने तो मजबूरी लगवा लिया ब्लड, ताकत ली लगा लिया, साढ़े तो ताकत ली भी लग जाता है ना, ठीक है। उधर से आ गया बी वायरस और सी वायरस। गरीबों में ताकत वैसे ज़रा कम है ना, ये अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो बोतल चढ़ाई है जी खून दी, ठीक है। हमारे तो ऐसे जालिम है, वो विनोफर आयरन की इंजेक्शन की ड्रिप लगाते हैं, वो कलर भी ब्लड जैसा होता है, वो कहते हैं खून की कोई ताकत, जी खून च ताकत होती है, कढ़ के उसकी ड्रिप लग रही है, और हज़ारों चार्ज कर रहे होते हैं, उतने में ब्लड लग सकता है। क्या बात है, क्या किया जा सकता है ना, इंसान है, इंसान को खा रहे हैं, सही बात। उसमें 30 और 40 के दरमियान आपके साथ काफ़ी धोखे हो गए होते हैं, ठीक है। आप अब थोड़ा सा और शेकी हो गए होते हैं, किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ना करूँ। अगर बीवी पे ट्रस्ट करने लगा, बीवी खामंद करने लगी, वहाँ भी कई धोखे हो गए होते हैं, ठीक है, कई वादे झूठे निकले होते हैं, इंसान ज़रा शैटर हुआ होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छा पार्टनर हो और दोनों का अल्लाह पे फेथ हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म से उसके साथ उसकी यूनियन हो, बेटियाँ हैं तो उसको पूरा बाप ऑनर से कैरी कर रहा हो कि हाँ मेरी बेटियाँ हैं तो ठीक है, अल्लाह की रहमत है मेरे ऊपर, ठीक है। या बेटे हैं या एक है या नहीं हुआ, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि एक ही बेबी है और वो भी नॉर्मल नहीं है, 10 साल से 15 साल से उसको इस तरह पाल रहे हैं और इस तरह उसकी खिदमत कर रहे हैं कि शायद किसी नॉर्मल को भी ना होती। ये शुक्र की अदा है, ठीक है। और मैं उन्हें कहता हूँ कि आपका बगैर हिसाब के आप जन्नत में जाएंगे, ये बच्चा आपको लेके जाएगा।